तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बैंक पैसे कैसे कमाती है तो आप कहोगे कि जो पैसे हम बैंक को देते हैं उसी पैसों को बैंक लोन के रूप में देकर उस पर इंटरेस्ट चार्ज करके बैंक पैसे कमाते हैं। सिंपल। लेकिन क्या हुआ अगर मैं आपसे कहूं कि बैंक अपना डिजिटल करेंसी निकाल के यानी कि कुछ डिजिट में नंबर शो करके अंधा पैसा छाप रही है। तो दोस्तों अगर आप बैंक के द्वारा की जाने वाली इस लीगल स्कैम को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो इससे पहले आपको यह जानना बहुत ही जरूरी है कि बैंकों और पैसों की शुरुआत कैसे हुई और पुराने समय में लोग अपने पैसों को कैसे सिक्योर रखते थे। तो दोस्तों अगर हम पुराने समय की बात करें तो उस समय पैसे जैसी कोई चीज नहीं होती थी और उस समय में अगर किसी को अपनी जरूरत की सामान खरीदना होता था तो उससे वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि बार्टर सिस्टम के द्वारा खरीद बिक्री किया जाता था। मतलब कि इस सिस्टम के अनुसार अगर आपको किसी जरूरत वाली चीज को लेना होता था तो उसके बदले में आपको कोई दूसरी वस्तु जो आपके पास अवेलेबल है उसे दूसरे व्यक्ति को देना होता था। लेकिन बार्टर सिस्टम में आगे चलकर कई समस्याएं देखने को मिली। जैसे कि इसकी जो सबसे पहली समस्या थी वो थी कि इसमें किसी भी वस्तु का मूल्य डिसाइडेड नहीं था। मतलब कि अगर किसी भी व्यक्ति को चावल के बदले दाल एक्सचेंज करना होता था तो उसे कितने चावल के बदले कितना दाल दिया जाए यह डिसाइडेड नहीं था। और इसकी जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या थी वो थी कि अगर आपको चावल के बदले दाल एक्सचेंज करना है तो आपको वैसे कस्टमर को ढूंढना पड़ेगा जो कि दाल के बदले चावल लेने के लिए तैयार हो। और बार्टर सिस्टम की जो तीसरी बड़ी समस्या थी कि अगर कोई व्यक्ति अपने द्वारा कमाए गए वस्तुओं को अगर फ्यूचर के लिए सिक्योर करके रखना चाहता था तो वो वस्तु आगे जाके खराब हो जाती थी जिससे कि उस व्यक्ति को काफी ज्यादा लॉस होता था और उसे फ्यूचर के लिए सिक्योर करने के लिए कुछ ऐसी ठोस चीज नहीं थी जिससे कि वो अपने आने वाले बच्चों के लिए कुछ बचा के रख सके। तो दोस्तों अगर हम टाइम में आगे बढ़े तो इसके बाद सोने और चांदी के सिक्कों का आविष्कार हुआ जिसे समान रूप से फ्यूचर के लिए सिक्योर तो किया जा सकता था। लेकिन अगर कोई व्यक्ति चांदी और सोने के सिक्कों को बाजार में लेके घूमता था तो उसे चोरी की डर बहुत ज्यादा सताती थी। साथ ही साथ ये सिक्के वजन में काफी भारी होते थे तो इसे एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना काफी ही मुश्किल होता था। और इसी को देखते हुए उस समय के जो जमींदार थे उन्होंने अपना दिमाग लगाया और एक स्कीम लॉन्च की जिसके अनुसार यह होता था कि अगर आपके पास कोई गोल्ड है तो आप उसे जमींदार के पास स्टोर कर सकते हैं और इसके बदले में वो आपको एक पर्ची देता था जिसमें कि लिखा होता था कि आपका इतना सोने का सिक्का हमारे पास स्टोर है। और ये स्कीम लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई क्योंकि इसमें चोरी का बिल्कुल भी खतरा नहीं था और साथ ही इसे कैरी करना भी आसान था। तो लोग उस पर्ची की मदद से ही अपने सारे जरूरत की सामान को खरीदने लग गए थे क्योंकि लोगों को विश्वास हो गया था कि अगर इस पर्ची में लिखा हुआ है कि आपके इतने सोने के सिक्के जमींदार के पास स्टोर हैं तो वो सच में होंगे। और इसी भरोसे के कारण शुरू हुआ उस समय का सबसे बड़ा लीगल स्कैम। दरअसल इस पर्ची के माध्यम से लोग सामान खरीदने और बेचने में इतने लीन हो गए कि वो कभी भी जमींदार के पास जाके अपने सोने के सिक्कों को निकालते ही नहीं थे। और इसी का फायदा उठाकर जमींदारों ने फर्जी पर्ची को बनाना स्टार्ट कर दिया और ये स्कैम उस समय से लेकर के आज तक चलता आ रहा है क्योंकि उस समय के जो जमींदार थे वो आज आके बैंक बन चुके हैं। बैंकों के द्वारा की जा रही इस स्कैम को समझने के लिए हमें यह समझना बहुत ही जरूरी है कि बैंक आखिर काम कैसे करती है। तो आइए अब हम समझते हैं कि आखिर बैंक काम कैसे करता है। तो बैंकों का काम करने का सिंपल सा फंडा है कि अगर आप अपने कमाई का कुछ हिस्सा अगर बैंक में डिपॉजिट कराते हैं तो उसी पैसों को बैंक अपने दूसरे कस्टमर को लोन देता है और उस लोन पर इंटरेस्ट चार्ज करके बैंक प्रॉफिट कमाता है। तो इस एक्सप्लेनेशन के अनुसार अगर आप कल सुबह 1000 रुपए बैंक में डिपॉजिट कराते हैं तो बैंक अपने नियम के अनुसार डिपॉजिट का 10% रिजर्व रखता है और बाकी का 90% यानी 900 रुपए अपने दूसरे कस्टमर को लोन के रूप में दे देता है और उस कस्टमर से 12% ईयरली इंटरेस्ट चार्ज करता है और आपको 4% ईयरली इंटरेस्ट देता है। तो बीच का जो 8% इंटरेस्ट हुआ वो उस बैंक का प्रॉफिट होता है और इस तरीके से बैंक अपना प्रॉफिट कमाता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि बैंक सिर्फ इस तरीके से प्रॉफिट ही नहीं कमाता है बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी गेम छुपी हुई है जो कि काफी इंसान इसे समझ नहीं पाते हैं। और वो गेम यह है कि अगर आप 1000 रुपए बैंक में डिपॉजिट कराते हैं तो उस 1000 को बैंक आराम से 10,000 रुपए में कन्वर्ट करके बिजनेस कर सकती है। तो आइए हम इसे बेहतर तरीके से समझते हैं। मान लो आपने किसी बैंक में जाकर अपना 1000 रुपया उस बैंक में जमा किया तो बैंक अपने रूल के हिसाब से उस पैसे का 10% रिजर्व रखेगा, बाकी का 900 रुपया किसी दूसरे कस्टमर को लोन के रूप में दे देगा। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो हुआ क्या, तो अगर आप पैसे जमा करने के बाद अपने फोन में अपना बैलेंस चेक करोगे तो आपको वहाँ पे 1000 रुपया दिखाएगा। और वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो जो कस्टमर ने लोन के लिए अप्लाई किया था वो भी अगर अपना बैलेंस चेक करेगा उसके पास भी 900 रुपए का बैलेंस दिखाएगा। मतलब कि आप दोनों के पास 1000 रुपए और 900 की परचेजिंग पावर है, लेकिन बैंक के पास तो सिर्फ 1000 रुपए ही कैश है। तो उस बैंक ने सिर्फ अपने कंप्यूटर में कुछ टाइप करके एक्स्ट्रा 900 रुपए मार्केट में क्रिएट कर दिए हैं, जो कि ऑफ कोर्स वर्चुअल है क्योंकि बैंक के पास इसे पे करने के लिए कैश उपलब्ध नहीं है। और दोस्तों ये गेम यहीं पे एंड नहीं होता है बल्कि इसके बहुत आगे जाती है। जैसे कि वो व्यक्ति जिसने लोन के लिए अप्लाई किया था वो अगर उस पैसे से कोई सामान खरीदता है और उस पैसे को किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफर करता है
तो जब वो पैसा उस व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफर होती है तो फिर से कंपनी अपना रूल लगाएगी और उस पैसे का 10% रिजर्व रखेगी और फिर से बाकी का पैसा किसी दूसरे व्यक्ति को लोन दे देगी। तो इस तरीके से बैंक उस 1000 के डिपॉजिट को 10,000 तक बना सकता है और इससे प्रॉफिट कमा सकता है। तो दोस्तों, हम में से बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा पैसा बैंक में बिल्कुल सेफ है और हम इसे जब चाहे जब निकाल सकते हैं, लेकिन असलियत में बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर हम में से 20 से 30% भी लोग अगर बैंक से अपने पैसे निकालने जाते हैं तो बैंक उसके पैसे वापस नहीं कर पाएगी, क्योंकि बैंक के पास इतने पैसे होते नहीं है। तो दोस्तों, आज के समय में ये डिजिट वाला बहुत ही बड़ा गेम चल रहा है जिसे आम इंसान समझ नहीं पाते हैं और इस मायाजाल में फंस के रह जाते हैं। और इसी का एक दूसरा रूप है डिजिटल गोल्ड। तो कई लोगों को आपने कहते सुना होगा कि आपको डिजिटल गोल्ड लेनी चाहिए, आपको गोल्ड बॉन्ड्स खरीदनी चाहिए, आपको गोल्ड ETF में अपना पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि आप इससे अपना टैक्स को बचा सकते हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई पैंडेमिक का समय आता है तो इन गोल्ड बॉन्ड के सर्टिफिकेट को दिखा के आप साल भर का राशन नहीं खरीद सकते। लेकिन अगर आपके पास रियल गोल्ड होते हैं, यानी कि सोने के सिक्के होते हैं, तो आप उन सिक्कों की मदद से आराम से साल भर के राशन खरीद सकते हो। तो दोस्तों, वर्चुअल वर्ल्ड में जीना बंद कर दो, क्योंकि कभी कभी खराब समय में हमें ये रियल चीजें ही काम आती है। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।